Hello everyone. So let's start our class. So डिसीजन ट्री पढ़ रहे थे आप. ओके. डिसीजन ट्री में आप न्यूमेरिकल कर रहे थे और ऐसा न्यूमेरिकल हमने पिकअप करा जिसमें डेटा आपको दिया है इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फीचर्स. टारगेट आपको डिस्क्रीट ही है, 0 1 है. आपके सामने दिख भी रहा है आपको डेटा. ठीक है, इसी पर बात हो रही थी. दैट एज लाइक्स डॉग्स एंड लाइक्स ग्रेविटी, ये तीनों फीचर्स हैं. और टारगेट है गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट, जिसमें 0 and 1 ये वैल्यूज हैं. ओके. तो भाई क्लासिफिकेशन करना है जैसे कि दिख रहा है. एंड कल हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस न्यूमेरिकल को. एंड ये बता दिया मैंने, जैसे कैटेगरिकल डेटा था ना वेदर वाला, वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा. ओके. लेकिन कैटेगरिकल फीचर नहीं है यहाँ, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फीचर्स हैं. एज कंटिन्यूस है, लाइक्स डॉग्स एंड लाइक्स ग्रेविटी ये डिस्क्रीट है. ओके. तो भाई कोई बात नहीं, जैसे कैटेगरिकल में काम करा था वैसे ही यहाँ पर काम करेंगे. तो मैंने आप टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल जिसे हम कहते हैं, वो कल की क्लास में लाइक्स डॉग्स की तो बनाकर दे दी थी. और मैंने आपको बोल भी दिया था लाइक्स ग्रेविटी की आप बना लीजिएगा, आप क्वेश्चन नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है. तो ये भी आसान है. लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ. ओके. और समझते हैं. ठीक है, फाइन. तो ये मेरा जो लाइक्स ग्रेविटी वाला फीचर है, इसके बारे में कैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगी वो देखते हैं. ठीक. तो यहाँ पर 0 and 1 यही है लाइक्स ग्रेविटी में. आपको आउटपुट में 0 चाहिए या 1 चाहिए, आप इनका सम भी करेंगे. यू आर गोइंग टू टेक द सम. ठीक है. तो जब मेरे पास लाइक्स ग्रेविटी में 0 है, कहाँ कहाँ 0 है मैं टिक करता हूं. यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, एंड यहां पर भी 0 है. तो 0 के सामने 0 कितने हैं, तो टिक के साथ मिलाते चले जाना टिक्स. 0 के सामने 0, 0 के सामने, 0 के सामने, 0 के सामने. ठीक है, 0. ओके. बस ठीक है. तो 4 जीरोज हैं और उसके 4 की 4 के सामने भी 0 हैं. ठीक है. तो आप यहाँ एंट्री कर दोगे फ्रीक्वेंसी टेबल में 4. और 1 कितने हैं 0 के सामने, जरा ये भी देख लो, उसको क्रॉस कर देना. 1 तो मुझे एक भी नहीं नजर आ रहे. ठीक है, कोई भी 1 नहीं है 0 के सामने. ओके. तो आप यहां पर 0 मेंशन कर दोगे. टोटल हो गया 0 + 4 = 4. अब 1 के सामने 0 कितने हैं ये देख लो. तो 1 के सामने एक 0 है, ये वाला. ठीक है, ये 1 है लाइक्स ग्रेविटी, इसके सामने 0 है, एक है, मिल गया. और बाकी रेस्ट में देख लो क्या है. 1 के सामने 1. ठीक है. तो 1 के सामने 1, 1 के सामने 1, 1 के सामने 1, 3 हो गए. 3. देन यहाँ भी 1 के सामने 1 और यहाँ भी 1 के सामने 1, तो 5 हो गए. ओके. ये हो गया 5. टोटल कितना हो गया 6. आपको पता है जीनी निकालना है.
तो पहले 0 का निकालो, ठीक है, और फिर 1 का निकालो। कैसे करते हो आप? 1 माइनस समीशन ऑफ, पहले इसका देखो आप, 0 का, हाउ मच इट विल बी, ये हो जाएगा 4/4 का होल स्क्वायर माइनस 0/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालते ना, 4/4 एंड 0/4 हो जाएगा। तो ये आ गया है आपका ओवरऑल, मुझे लग रहा है 0। कैसे? ये 4/4 हो गया 1, तो 1 माइनस 1 0, और ये तो था ही 0, तो 0 हो गया। देन उसके बाद इसका निकालो, ये 1 वाले का, तो ये हो जाएगा 1 - 1/6 का स्क्वायर माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख लो कितना आ रहा है। तो 1 - 1/36 माइनस 25/36 इक्वल टू 0। 36 का एलसीएम है, ओके, तो 36 एलसीएम में रहा, यहाँ पर हो जाएगा 36 - 1 - 25 इक्वल टू, जो भी है आप देख लो कितना आ रहा है। ये 0 क्यों लिखा? 0 नहीं लिखना है ना, ये तो वैल्यू आएगी। सो 36 - 1 इज 35, 35 - 25 इज 10, so it is 10/36, that is 5/18। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? वेटेड निकालना पड़ता है, ठीक है। देन यू नीड टू फाइंड द वेटेड। तो वेटेड में क्या करते हैं अपन? वेटेड में हम जो है, ये टोटल कितना हो गया? 4 + 6 टोटल हो गया 10। तो इसका जो जीनी आया था उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4/10 से, तो वो तो वैसे 0 आया था, तो 0 × 4/10 प्लस इसका जीनी आया है 5/18, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6/10 के साथ, सो 5/18 इंटू 6/10, तो 6 3 ठीक है, ये कितना है? 10 है ना, 5 2 10, तो 3 2 6, तो आंसर आया 1/6, इसका 1/6 आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल में उन्होंने आगे जो है हर एक फीचर के जीनी निकाले, वेटेड जीनी। उन्होंने लाइक्स ग्रेविटी का भी निकाला, उन्होंने लाइक्स डॉग्स का भी निकाला, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने निकाला। और आप ये देखते हैं, ठीक, ये देखो 0 4 आ रहा है, मेरी टेबल में भी 0 4 आ रहा था और 5 1 आ रहा था, ऐसे ही आ रहा था। तो 1/6 करोगे तो मुझे लग रहा है 0.168 आना चाहिए, देख लो वही आएगा। और ये आ रहा है 0.32 लाइक स्टॉक्स, कल निकाल के बता दिया था। इन दोनों में ये वाला छोटा है, और अभी मैंने एज को कंसिडर नहीं करा है। अब मैं एज को भी कंसिडर कर लेता हूं, फिर देखूंगा तीनों में सबसे छोटा जिनी किसका है, उसी को मैं अपना नोड मानूंगा, ठीक है, ये काम करना रहेगा। तो कल मैं आपको यहां पर लाकर, ठीक, लीव करा था कि एज का कल बताएंगे, ठीक, फाइन। अब देखो यहां पर एज, एज का निकालने के लिए आपको क्या करना है? नई नहीं है कोई टेक्निक, बता चुका हूं। पहले आप एज को सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, छोटे से बड़ा, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद आप मीन निकालो, जैसे नेबरिंग वैल्यूज के निकालते थे। ये बता चुका हो ना कल, टेक्निक हो चुकी है कि आपको मीन निकालना रहता है नेबरिंग वैल्यूज का, और उसको स्प्लिट कर देते हो फिर तुम दो टुकड़ों में, और फिर देखते हो जीनी कितना आ रहा है फॉर ऑल द स्प्लिट्स, फॉर ऑल ईच ऑफ दीज मीन्स, ठीक है ना। सीधी सी बात है, मेरे पास ये डेटा है 24 30 36 36 42 44 46 47 47 51, ये जम गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप मीन निकालो, 24 + 30 डिवाइडेड बाई 2 27,
30 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, 33, 36 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 एंड सो ऑन। तो मीन निकाल लो आप सबका। हो गया। पहला वाला स्प्लिट क्या होगा? लेस देन 27 ग्रेटर देन 27, जब पहला स्प्लिट होगा। ठीक है भाई। तो लेस देन 27 बोले तो 24, ग्रेटर देन 27 बोले तो ये दो टुकड़े होगा डेटा। ठीक है, ऐसे दो टुकड़े आपके पास डेटा के आ गए हैं। अब ये टुकड़े करने के बाद देखो, कर दिया ये लेस देन 27। ठीक है, एक जो लेस देन 27 है वो यहां, और ग्रेटर देन 27 यहां। ठीक है, तो लेस देन 27 में कौन सी वैल्यूज है? यहां पर आ रही है 24 और नीचे आ रही है, मतलब ये सारी वैल्यू। तो आप बना लो, ऐसे करके बना लो आप। ये 0 नो 1 सिर्फ एक ही है, वो तो लेस देन 27 में एक ही है। और ये वाले में 5 यस है, 4 नो है। मतलब जैसे मैंने टेबल बनाई थी ना, वैसे ही बनाना सीख लेना आप। कितने यस नो आ रहे हैं बस। ये लेस देन 27 वाला हो गया। इसका भी जीनी निकाल देना, वेटेड। इसका भी वेटेड जीनी निकलेगा। ठीक है, जैसे मैंने निकाला था ना लाइक्स ग्रेविटी और लाइक्स डॉक्स का, इसका भी वेटेड जीनी निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगले पर आ जाओ। ठीक है नाउ, ठीक है, बात खत्म हुई। अब लेस देन 33 ग्रेटर देन 33, इस पर आ जाओ। तो लेस देन 33 में ये दोनों, ग्रेटर देन 33 में ये पूरा। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या होगा? एक जीरो आ रहा है और एक वन आ रहा है। 1 0 एंड 1 टाइम्स 1 बना दीजिएगा आप। ठीक है, ऑलराइट। तो ठीक है, इसका भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसका जिनी निकाल दीजिएगा, वेटेड एवरेज। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? नेक्स्ट अगेन 36 कंसिडर कर लो। लेस देन 36 ग्रेटर देन 36। सो लेस देन 36 में अभी भी यही रहेगा। ग्रेटर देन 36 में ये अभी भी वही पूरा के पूरा वही रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू में पूरा के पूरा वैसा कि वैसे ही रहेगा। आप देखो नीचे, ये देखो। ठीक है, क्या हो गया? या लेस देन 36, लेस देन 36 में अभी भी वो ऊपर वाली दो एंट्रियां रहेंगी, और ग्रेटर देन 36 में ये वाली रहेंगी। रेस्ट ऑफ द 8 एंट्रीज यहां पर रहेंगी। ओके फाइन। देन ये भी कर लिया आपने। फाइन, ये कर लिया आपने। और उसके बाद क्या है? हर एक का एवरेज जो आया है सबको कंसिडर करो और लेते चलो। सबका वेटेड जीनी निकालना है आपको। ओके, कैलकुलेट द वेटेड जीनी फॉर ऑल। देख लो, इन्होंने निकाल के रखा है 0.441, 0.475, 0.475 और जो भी है इन्होंने निकाल के रखा है। तो इनके हर एक के जीनी निकाल लिए, ऊपर उन दोनों के भी निकाल लिए थे, है ना? कितने आए थे? 0.168 और 0.32। तो यार एज के जितने भी हैं वो तो सब ज्यादा हैं। सबसे कम तो लाइक्स ग्रेविटी का है, देखो 0.168 सबसे कम इसी का ही है। तो बात क्लियर हो गई, मेरे को ग्रेविटी के अबाउट ही तोड़ना है डेटा को। ठीक, तो बस ले लो, इसको कंसिडर कर लो, लाइक्स ग्रेविटी। ठीक है, ले लो। लाइक्स ग्रेविटी में 1 एंड 0 दो ब्रांच अलग बन जाएगी। जैसे आपने वहां बनाई थी ना वैसी, यानी आप एक काम करो, इस डेटा को छांट लो। ये जो इनिशियल डेटा है इसको छांट लो। ठीक है,
ग्रेविटी के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो क्या होगा यहां पर, लेट मी रिमूव दिस थिंग्स। ओके, तो मैंने ग्रेविटी को ले लिया अपना रूट नोड। ओके, एंड देन ग्रेविटी में जो जीरो वाले हैं, ये ये ठीक है, 3 4, ये 4 वैल्यू अलग करो, और ये 1 वैल्यू अलग करो। ठीक है, मैंने वो ऐसा बनेगा। ठीक, ग्रेविटी आपके हाथ में आ गई, ये डिसाइड हो गया। तो 4 वैल्यू जीरो वाली वो अलग, और 6 वैल्यू 1 वाली वो अलग। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है जिसमें लाइक्स डॉग्स एंड एज हैं, उनको लो। लाइक्स डॉग्स हैं, मतलब एज हैं, लाइक्स डॉग्स हैं, और तुम्हारा टारगेट है कौन सा, वो एस्ट्रोनॉट बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहां पर जो इनके करस्पॉन्डिंग है, एज है, लाइक्स डॉग्स हैं, और वो टारगेट है। अब जो कलाकारी आपने ऊपर करी है वो कलाकारी यहां करोगे और यहां भी करोगे। ठीक है, सेम लाइक्स डॉग्स जो आ गया भाई, उसको निकालो, जिनी कितना आता है, और एज का भी निकालो कितना आता है, और फिर देखो स्प्लिट हो रहा है किसके अबाउट हो रहा है, हो भी रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, ये करो। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। अब ये खैर हमें तो मैनुअली करना नहीं है, ये तो हमारी अलगोरिदम इंटरनली करती है सारे काम। मेरे को तो अप्रोच बतानी थी क्या लगती है, तो ये पता चल गया कि अगला जो स्प्लिट होगा वो लाइक्स डॉग्स के अबाउट होगा, क्योंकि ये वाला मुझे फिल्टर मिल रहा है, फिल्टर्ड मिल रहा है मुझे जहां तक पता चला। फिर वो अगेन 1 और 0 में स्प्लिट हो जाएगा, वहां पर आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये बनेगी डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के कंटेक्स्ट में। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ओके, सो यहां पर जो है आगे, और ये देखो ये ने बना के भी बता दिया, ये देखिए। ठीक, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रू, ये वाली ट्री आपको यहां पर मिल रही है, और ये विद रिस्पेक्ट टू फॉल्स यानी जीरो वाली एक जो डेटा है वो नेक्स्ट आपको मिलेगा। तो उसने और आगे सॉल्व बस कुछ करके बता रहा है वो कि देख लो, आपको यदि ये वाला डेटा मिल रहा है, ठीक है, तो पहले अगेन एज को असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, एवरेज निकालिए, और वही जीनी निकालो, लाइक स्टॉक्स का भी जीनी निकालो, देखो किसका काम आ रहा है इन दोनों में से। ठीक है, तो देख रहे थे वो यहाँ कि लाइक स्टॉक्स का आ रहा है 0.16, और जितना ये एज का आ रहा है ये सब में ज्यादा आ रहा है, सब में ज्यादा आ रहा है। तो ठीक है, बस बात खत्म हुई। इन्होंने कहा लाइक स्टॉक्स मेरा अगला कॉलम बन जाए, मतलब अगला नोड बन जाएगा, तो बस लाइक स्टॉक्स को रखा, फिर आगे स्प्लिट करा। तो एज ऐसा ले, एज लेस देन 40 ये आया, तो फिर यहाँ तक ये स्प्लिट होते आ गया। तो यही काम आपको करना है। दिस इज द फाइनल डिसीजन ट्री, एक्चुअली ये फाइनल डिसीजन ट्री, ये मेरा न्यूमेरिकल था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कैसे काम करते हैं, कैसे जो रिजल्ट, मतलब डिसीजन ट्री कैसे रिजल्ट निकालती है। ओके, तो भाई कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट मैथ्स लगाई नहीं है इन्होंने। ओनली द गोल इज टू मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कैलकुलेट द जीनी, जो कि क्राइटेरिया है, क्योंकि मुझे क्राइटेरिया फॉलो करके ही तो ट्री को स्प्लिट करना था, मेरा गोल ही स्प्लिटिंग है। तो क्राइटेरिया मेरे को दे रखा था, मैं डेटा की इम्प्यूरिटी के करस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया को अप्लाई करते हुए ट्री को स्प्लिट कर रहा हूं, और आपको ये बनते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल से हमें समझ में आया, यदि डेटा में आपको डिस्क्रीट कंटिन्यूस वैल्यू हो, टारगेट जो है वो क्लासिफिकेशन का हो, तो कैसे डिसीजन ट्री वर्क होती है, सॉल्व होती है। कैटेगरिकल का पहले देख चुके थे वेदर डेटा पे। ठीक है, अब मेरे पास इसको लेकर कोड है कि आप डिसीजन ट्री कैसे यूज करते हो अपने डेटा में। ठीक है, तो ये आप समझिए यहाँ पर।
देखिए, डिसीजन ट्री जो है वो एसके लर्न ट्री नाम की जो मेरी लाइब्रेरी है उसके अंदर है। एसके लर्न बोलें या साइकिट लर्न बोलें, ये आपकी बेस लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास डिसेंट्री क्लासीफायर है। ऑलराइट, वैसे एसवीएम के अंदर सपोर्ट वेक्टर मशीन था, लीनियर मॉडल के अंदर लीनियर रिग्रेशन था, उसी तरीके से ट्री के अंदर डिसीजन ट्री क्लासीफायर है। तो बेस लाइब्रेरी तो एसके लर्न है, साइकिट लर्न है, उसके अंदर ये सब फाइल्स मौजूद हैं, अपने अपने जो भी इनका करस्पॉन्डिंग काम है उसके हिसाब से। बाकी फिर मैंने इरीज का डेटा ले लिया। ठीक है, एसकेलर्न में डेटा सेट में से इरीज का डेटा ले लिया। इरीज फ्लावर है, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के फ्लावर है, सिटोसा, वर्जिनिका एंड वर्सी कलर। 3 types of flowers are there and 4 features are there in iris। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करना है मुझे, इसलिए मैंने इरीज का डेटा उठाया। ये ऑलरेडी अवेलेबल है एसके लर्न के अंदर। ये बेंचमार्क डेटा सेट है, मतलब कभी आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, ठीक है, ट्रायल टेस्ट करना हो, तो आप इस डेटा सेट पर कर सकते हो, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। नमपाई आपका एनपी, ठीक है, आपने लिया है वो न्यूमेरिकल पाइथन, कोई मैथ्स वैथ्स करना हो तो ले ली। और बाकी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी आप अपने डेटा को स्प्लिट करिए, ट्रेनिंग में टेस्टिंग में, ट्रेनिंग से ट्रेन करना, और एक बार ट्रेन हो जाए तो टेस्ट से टेस्ट कर लेना कि क्या स्कोर आ रहा है, क्या एक्यूरेसी आ रही है, ये काम कर लेना। और क्योंकि मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो उसको इवेल्युएट भी करना है मेरे को, तो भाई मैंने एसके लर्न डॉट मेट्रिक्स, मेट्रिक्स यानी इवेल्युएशन क्राइटेरिया, आपने मॉडल बना लिया है तो उसको चेक भी करना पड़ेगा ना कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, देखना तो पड़ेगा। सो क्या करोगे आप, व्हाट यू कैन डू, उसके लिए मैंने एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, 3 इवेल्युएशन क्राइटेरिया जो है वो कंसिडर करके कर रखे। ठीक है, दीज 3 इवेल्युएशन क्राइटेरिया, एक्यूरेसी से एक्यूरेसी निकालूंगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर ये पता करूंगा मैं, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाऊंगा। कैसे क्या कंफ्यूज अभी बताऊंगा अभी मैं आगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, इरीज का डेटा लोड करा, उसमें से फीचर अलग कर लिए, टारगेट अलग कर दिया। फीचर 4 हैं, वो फ्लावर के कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हाइट कितनी, विड्थ कितनी। ठीक है, तो वो 4 डायमेंशन है, एक्चुअली 4 डायमेंशन आर देयर। इरिस के डेटा में आपको 4 डायमेंशन देखने को मिलेंगे, विड्थ कितनी, ठीक है, रेडियस कितना या थिकनेस कितनी, ये सब देखने को मिलेंगे आपको। और वाई जो है, टारगेट जो है, उसमें 3 फ्लावर हैं, 3 कैटेगरी, सिटोसा, वर्सी कलर और वर्जिनी का। ठीक है, आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, इस डेटा को डिवाइड कर दिया, 30% आपने टेस्टिंग ले लिया, 70% ट्रेनिंग ले लिया। रन यहाँ आपने डिसेंट्री क्लासीफायर कॉल कर लिया। ठीक है, बोला कि भाई हमको डिसेंट्री क्लासीफायर जो है वो यूज करना है, इंपोर्ट तो कर ही रखा था आपने, डिसेंट्री क्लासीफायर को कॉल करा और उसके नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया CLF, और CLF डॉट फिट, आपने डेटा को उस एल्गोरिदम के अंदर फिट कर दिया। फिट का मतलब ये है कि भाई मेरे को पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। फिट यानी कौन से बेस्ट फीचर्स हैं जिसके अबाउट मेरा ट्री स्प्लिट होगा, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग वो आपको आंसर देगा। ओके, तो आप यहां लिखते हो मॉडल डॉट फिट, इसका मतलब क्या होता है, मॉडल डॉट फिट का मतलब क्या होता है? मॉडल डॉट फिट का मतलब यही होता है कि आप डेटा पॉइंट्स को मॉडल के अंदर या मॉडल की इक्वेशन के अंदर पुट अप कर रहे हो, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं हाउ वेल माई मॉडल कैन जनरलाइज डेटा।
हाउ वेल माई मॉडल कैन जनरलाइज अ डेटा ऑन विच इट इज ट्रेंड। तो अभी तो खैर ट्रेनिंग चल रही है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, ऑल राइट। तो ट्रेन कर लो, और ट्रेन होने के बाद आप इसको यूज करना। तो ट्रेनिंग मेरी हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद ट्रेन हो गया मॉडल, फिर मैंने प्रिडिक्शन कर लिए। वाई प्रिडिक्ट इज इक्वल टू सी एल एफ डॉट प्रोडिक्ट। एक बार ट्रेन हो जाए उसका टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन कर लेना, ठीक है। मॉडल डॉट प्रोडिक्ट या सी एल एफ डॉट प्रोडिक्ट, ये कर लेना आप। हो जाए तो प्रिडिक्शन को, यानी वाई प्रिडिक्शन को और वाई टेस्ट को कंपेयर करना, ठीक है। तो ऐसा कंपैरिजन है। एक्यूरेसी का मतलब वाई प्रिडिक्शन और वाई टेस्ट को कंपेयर करा मैंने, ये देखा कि यदि वाई टेस्ट जीरो है तो वाई प्रिडिक्शन जीरो है या वन है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ओके। रैंडम स्टेट 42, अरुण सर, रैंडम स्टेट 42 का मतलब ये होता है यू आर सैम्पलिंग द डेटा रैंडमली, इट्स अ सैम्पलिंग ऑफ द डेटा, ठीक है। ये होता है आपका रैंडम स्टेट। आप डेटा में से सैंपल क्रिएट करते हो, ठीक है। तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ती है। जैसे यहां पर तो मैंने रैंडम स्टेट दिया है, ठीक है। और इसकी कई वैल्यू लेकर चलते हैं, कभी 0 दे देते हैं, कभी 11 दे देते हैं, कभी 10 दे देते हैं। ये एक एक सूडो सूडो रैंडम नंबर है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ सूडो रैंडम नंबर, जो कि अलाउ करता है सेम टेस्ट ट्रेन स्प्लिट ईच टाइम व्हेन यू रन द कोड, ठीक है। इट्स जस्ट अ सूडो रैंडम नंबर which allows you to reproduce the same trend test split each time, ठीक है। तो एक बार मैंने कोड को रन करा और स्प्लिटिंग हो गई, है ना। ट्रेनिंग डेटा अलग हो गया, टेस्टिंग डेटा अलग हो गया। अब मैं फिर से कोड को रन कर रहा हूं। अब हो सकता है कि जिस प्रकार की स्प्लिटिंग पहले हुई थी वैसी स्प्लिटिंग ना हो। अब जो पहले टेस्टिंग में था वो ट्रेनिंग में चला जाएगा, और जो ट्रेनिंग में था वो टेस्टिंग में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ तो ऑटो स्प्लिट है। ये जो लिखा है ना आपने, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये ऑटोमेटिक स्प्लिटिंग है, मैनुअल नहीं है ये। वो खुद से ही 70% डेटा ट्रेनिंग में ले लेगा और 30% डेटा टेस्टिंग में ले लेगा। आपने मेंशन करा ना टेस्ट साइज 0.3, तो 30% टेस्टिंग में जाएगा। लेकिन यदि आप इसको एक बार रन कर लिया, हो गया काम, दूसरी बार रन करोगे तो कोई और, ऐसा हो सकता है कोई और डेटा टेस्टिंग में आ जाए और टेस्टिंग का जो पुराना वाला था वो ट्रेनिंग में चला जाए, मतलब हेरा फेरी हो सकती है। रैंडम स्टेट 42 का मतलब ये होता है, रैंडम स्टेट का मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस द सेम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एवरी टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू रन द कोड, ठीक है। इट्स जस्ट अ रैंडम नंबर। 42 तो एक जस्ट रैंडम नंबर है जो मदद करता है हमारा कि सेम आंसर आए, यानी कि सेम रिजल्ट हमें देखने को मिले, यानी सेम टाइप की स्प्लिटिंग हो, और उसी डेटा को हम यूज कर सकें अपने मॉडल में ट्रेन करने के लिए। मैं चाहे 50 बार इस कोड को रन कर दूं, चाहे 1000 बार इस कोड को रन कर दूं, ठीक है। आई वॉन्ट माई train test split to keep the data of training and the testing to be same every time whatsoever how many times you are running the code, क्योंकि वो ऑटो स्प्लिटिंग है, वो कभी भी हेरा फेरी कर देगा हर बार। अभी अभी कुछ डेटा आ रहा है, यदि मान लो मैं रैंडम स्टेट इस्तेमाल नहीं करता, रुको, ठीक है, हटा रहा हूं मैं रैंडम स्टेट 42 हटा रहा हूं। और जरूरी नहीं है सिर्फ 42 रखो, तो आपकी इच्छा, आपको 11 रखना है, आपको 10 रखना है, आपको जो रखना है रखो, ठीक है। लेट मी रन द कोड। आपकी एक्यूरेसी आई है 95
और ऐसे ऐसे करके कुछ आया। खैर वो तो डेटा छोटा ही था तो कुछ बोला नहीं उसने। ठीक है, अब मैं फिर से कोड का रन कर रहा हूं। अब देखो एक्यूरेसी कितनी आई है, 93। आप बोलोगे सर क्या हो गया, सर अभी तो 95 आई थी एक्यूरेसी, अब 93 आ गई। चलो रुको जरा, अब फिर से रन कर रहा हूं। अब आइए 0.933, फिर से रन कर रहा हूं। अब देखो कितनी आई, 0.91। बदल रही है, एक्यूरेसी बदल रही है ना, यानी वो अलग अलग डेटा ले लेके चल रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग तो यस यस स्प्लिटिंग तो उतनी कर रहा है वो 30-70 की, लेकिन कभी ट्रेनिंग में कुछ जा रहा है, कभी टेस्टिंग में कुछ जा रहा है, वो बार बार बदल रहा है। अब मैंने क्या करा, रैंडम स्टेट लगाता हूं। चलो रुको जरा, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू 42। अब देखता हूं कि क्या होता है। लेट मी रन द कोड। एक्यूरेसी 1 आई। ओके, एक्यूरेसी 1, लेट मी रन द कोड। एक्यूरेसी फिर 1 आई। लेट मी रन द कोड। एक्यूरेसी फिर 1 आई। चलो अब आपकी तसल्ली के लिए और करता हूं, लो फिर से रन कर रहा हूं, फिर एक्यूरेसी 1 आई। रुको जरा, 2-3 बार और कर लेता हूं, आपके मन को तसल्ली हो जाए कि आप कह रहे हो ना कि सर सेम होगा। ठीक है, लेट मी रन द कोड अगेन, और कर लिया, लो। वैल्यू वैल्यू चेंज करो सर, 42 टू समथिंग अदर नो वैल्यू। आई जस्ट मेड, हाँ कर दो, कोई इशू नहीं है। 42 की जगह आप चेंज कर दी सर, 11 कर दो। अब रन करो। ठीक है, एक्यूरेसी 0.91 आई। ठीक है, अब नाउ लेट मी रन द कोड। फिर से 0.91 आई। यानी आप रैंडम स्टेट कर सकते हो अलग, कोई इशू नहीं है, इट्स जस्ट अ रैंडम नंबर। लेकिन इस रैंडम नंबर सर के एक्यूरेसी चेंज हो रहा है ना सर, 42 को अ, 1 आया, तो सर L1 उसके को उसके 91 आया। सर 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 अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू 42 इट हैज सिलेक्टेड डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग, है ना। करस्पॉन्डिंगली उसने जो डेटा अकॉर्डिंग टू 42, एक सैंपल जो उसने बनाया उसी को उसने मेंटेन रखा। आप समझिए ओके बात को। ओके 11 भी एक रैंडम सैंपलिंग, मतलब वो आप ऐसा कर सकते हो, आफ्टर एवरी 11 वैल्यू वन डेटा पॉइंट इज पिक्ड। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? ओके सर। Random state means it's a random sample. After every 11 points, new values is going to be one new data point is picked. वहां पर 42 के बाद हो रहा था, यहां पर 11 के बाद हो रहा। लेकिन एक बार जो इन्होंने बना लिया सो बना लिया। ओके, अब आप इस कोड को कितनी बार भी रन कर लो। लेट मी रन द कोड। वो 0.91 देगा बार बार। अब चेंज नहीं होगी एक्यूरेसी, क्योंकि डेटा ही वही है ना, द डेटा हैवंट चेंज। ओके, यस प्रगति, आज द क्वेश्चन। So if accuracy is changing with the random state, then how we can rely on our model? Like if we हाँ, are keeping it 42, then accuracy is changing. If we are keeping it 11, then accuracy is changing. ओके, Then how can we rely on our model? Because it is changing with data. हम्म हम्म। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। उन्होंने पूछा कि सर आपने हमें एक्यूरेसी 1 भी बताई जो कि 100% थी, अभी आप एक्यूरेसी 0.91 बता रहे हो जो 91% हो गई, यानी सर कम हो गई एक्यूरेसी। तो हम कौन से मॉडल को सही माने, ये कैसे कहें कि ये मॉडल रिलायबल है, ये तो बदल रहा है। इसके ना बदलने के लिए ही तो मैंने रैंडम स्टेट यहां पर कंसिडर करा था। और 42 क्यों करा था, बिकॉज भाई आप ये देखिए उसी पर ही हाईएस्ट एक्यूरेसी आई थी। हर एक चीज का बिल्कुल टेक्निकल कंसेप्चुअल जवाब है। आपने 11 करा तो आपने देखा एक्यूरेसी तो कम हो गई, लेकिन सर जब आपने रैंडम स्टेट 42 लिया था तो मेरा बेंचमार्क जो डेटा सेट है उस पर एक्यूरेसी 100% आ गई। यानी सर 42 में कुछ तो बात है, हालांकि है वो जस्ट अ सूडो रैंडम नंबर। ठीक है, इट्स जस्ट रैंडम नंबर जो भी ले लिया अपन ने, It is लेकिन affecting the accuracy, हाँ या but it is हाँ, इट इज affecting the अफेक्टिंग, यस इट accuracy इज अफेक्टिंग, दैट मीन्स द directly काइंड। proportional to the हाँ हाँ, accuracy. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो काइंड ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करवा रहा है जहां पर मेरा मॉडल बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है।
तो मोस्ट ऑफ द कोड्स में आपने देखा होगा कि रैंडम स्टेट 42 लेकर चलते हैं, मोस्ट ऑफ Yeah, द yeah, कोड्स। yeah. Correct. एंड सर, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि आपने आज मुझसे क्वेश्चन पूछा। ओके, और मैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही मैं बता पाया, ठीक है। In most of the cases, they took random state 42. This is one of the reason that this random state is affecting the accuracy. And on the benchmark data, ये आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा है, ये लोड एरेस वाला, जिस पर अपन चीजों को टेस्ट करते हैं। तो इस पर उसने मुझे 100% एक्यूरेसी दे दी। ये देखिए, 100% एक्यूरेसी आ रही, कभी भी कर लो आप, एक्यूरेसी बने यानी 100%। तो मॉडल रिलायबल है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि कब, क्या हम कैसे मान लें कि मॉडल रिलायबल है। तो मॉडल जो है आपका काम, क्योंकि डिसीजन ट्री क्लासीफायर है, जैसे करता है भैया वो वैसी ही क्लासिफिकेशन करेगा, लेकिन उसको डेटा कैसा दोगे, ये इंपॉर्टेंट है। और रैंडम स्टेट इज वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर हियर। रैंडम स्टेट इज यूज एज वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर, ये ध्यान देने वाली बात है। अभी तो आपने मुझसे यहां रैंडम स्टेट 42 पूछा, यहां भी तो रैंडम स्टेट 42 है। जरा इसको बदल देता हूं मैं, रुको जरा, इसकी तो बात ही नहीं। अब देखो, तो भी एक्यूरेसी 100% आई है। मतलब आपका सिर्फ यहां का रैंडम स्टेट ही काम कर जाएगा, यहां की तो जरूरत ही नहीं। कर गया वो काम, लेट मी री रन द कोड, वो बदलेगी नहीं, वो एक्यूरेसी 100% ही रहना है, तुम कितनी बार भी रन कर लो इस कोड, ऑलवेज रिमेन द सेम। तो हम ये कहें, ये एक ऐसा सूडो रैंडम नंबर है 42, जिस पर मेरा डेटा का स्प्लिटिंग इतना रेलेवेंट होता है, जिस पर मेरा बेंचमार्क डेटा स्प्लिट हो गया, तो मेरा मॉडल ने हाईएस्ट एक्यूरेसी दे दी। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डू टेक रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। हाँ, आपकी इच्छा, आप इसको 10 कर दो, 11 कर दो, 0 कर दो, और आप बोलोगे सर नेगेटिव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ये भी बता दो। भाई सारी चीजें अपनी लाइफ में सब एक्सपेरिमेंट मारो। सर माइनस कर दिया रैंडम स्टेट, अब क्या कर लोगे? हाँ, अब देखो क्या हुआ मालूम, एरर दे देगा, क्योंकि रैंडम, देखो इसी से बोल देते ना क्या जवाब दे रहा है। द रैंडम स्टेट पैरामीटर ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मस्ट बी इंटीजर ऑफ रेंज 0 टू इतना बड़ा। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसने खुद ही ने बोल दिया कि भाई मेरे को देना है वैल्यू तो पॉजिटिव देना, नेगेटिव मत दे देना। और वो भी इसलिए यहां से लेकर यहां तक की जीरो, अभी आज तक ये पता ही नहीं था कितनी रैंडम स्टेट की वैल्यू दे सकते हैं। मतलब ये भी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा सर लिमिट क्या है रैंडम स्टेट देने की, तो देख लो वो कह रहा है ना, 0 से लेकर 4294967295, बहुत लंबी चौड़ी लिमिट है। अच्छा, यदि मेरा मन हो सर मेरे को 10,000 देना है रैंडम स्टेट, लो 10,000 रैंडम स्टेट देना, अब क्या कर लोगे? लेट मी रन द कोड। 0.91, मतलब रैंडम स्टेट की डिपेंडेंसी ऐसी है, वो इंटरनली पता नहीं चलने दे रहा, लेकिन 42 रखो तो वो 100% एक्यूरेसी। और आपने जरा सा दूसरा बदला, यानी कि लेट अस सपोज मैं 20 ले लेता हूं, अब देखो 0.88 और कम हो गई। देखो रैंडम स्टेट 20 पर 88% की एक्यूरेसी हो गई, यानी कितना डिपेंडेंट कर रहा है वो रैंडम स्टेट पर। तो भाई 42 ले लो, उस पर सही चलेगा। ओके, सो इट्स अ सूडो रैंडम नंबर विच कीप्स द स्प्लिटिंग सेम ऑलवेज। आप कितनी बार भी कोड को चला लो, वो बदलने नहीं देगा। और पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। और जैसा कि क्वेश्चन आया रिलायबल होगा, ये कैसे हम बताते हैं? तो रैंडम स्टेट के बारे में मैं कहूं, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर इन डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। ये रहा डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो अब आप यहां देखोगे, ये रहा रैंडम स्टेट। जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है उसमें रैंडम स्टेट एक हाइपर पैरामीटर की तरह काम करता है, यानी डिसीजन ट्री इस पर डिपेंडेंट है। ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन द रैंडम स्टेट। ठीक है, और मैं भी बता दूं उसका मीनिंग क्या है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एस्केलोन, यहाँ पर आपको सारी एल्गोरिदम्स जो कि इनसे ली गई है, एस्केलोन से ली गई है, सब पूरी डिटेल मौजूद है। तो रैंडम स्टेट के बारे में यदि मैं बताऊं, ओके, यू कैन सी वेयर यू कैन फाइंड द रैंडम स्टेट। ओके, ये रहा, ये रहा।
इट कंट्रोल्स द रैंडमनेस ऑफ द एस्टिमेटर, ठीक है, इट कंट्रोल द रैंडमनेस ऑफ द एस्टिमेटर। यानी मैंने क्या बोला, आप अल्गोरिदम को चला रहे हो, रैंडम स्टेट यूज नहीं कर रहे हो, तो वो स्प्लिटिंग अपने मर्जी से कुछ भी कर देगा। मैंने रैंडमनेस कंट्रोल करने का मतलब क्या है, मैंने कहा 30% टेस्टिंग होना है, तो 70% ट्रेनिंग पे चला जाएगा। एक बार कोड रन हुआ तो किसी प्रकार का स्प्लिटिंग हुआ, अगली बार तुम यदि फिर से कोड को रन करोगे ना, तो अलट पलट हो सकता है ना, कुछ डेटा पॉइंट ट्रेनिंग के टेस्टिंग में आ जाए और कुछ डेटा पॉइंट टेस्टिंग के ट्रेनिंग में चला जाए, तो फिर बदल जाएगी एक्यूरेसी, फिर बदल गई, फिर चलाओगे फिर बदल जाएगी। रैंडम स्टेट फिक्स कर देता है, वो कहता है नहीं तेरे को मैं रैंडम रैंडम होने नहीं दूंगा, जैसी स्प्लिट कर ली ना कर ले, इट विल कंट्रोल द रैंडमनेस ऑफ द एस्टिमेटर, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, टू ऑब्टेन द डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ड्यूरिंग फिटिंग। तो जो क्वेश्चन आया कि सर रिलायबल कैसे, रिलायबल बनाने के लिए ही, टू मेक द मॉडल डिटर्मिनिस्टिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जब बार बार रन करके दिखाया तो मेरा मॉडल कभी 90% एक्यूरेसी देता, कभी 80% एक्यूरेसी देगा, कभी 70 देगा, कभी 60 देगा, कभी 100 दे देगा। तो भाई हम तेरे को, तू तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है भाई, हम कैसे माने, तू तो बार बार बदल रहा है। तो तुम्हारी ये बिहेवियर को ही कंट्रोल करने के लिए मैं रैंडम स्टेट का इस्तेमाल करूंगा, टू मेक यू रिलायबल, बिकॉज यू आर नॉट रिलायबल। आई वॉन्ट टू मेक यू डिटर्मिनिस्टिक। आई होप दिस मेक्स अ सेंस और आपको आंसर मिल गया होगा। इज इट? ठीक है, बढ़िया, फाइन। तो आपने मॉडल को ट्रेन करके प्रिडिक्शन निकाल के और उसकी एक्यूरेसी प्रिंट करवा दी, ठीक है, और मेरे को 100% एक्यूरेसी आ गई इस मॉडल पे जहाँ रैंडम स्टेट 42 है, ठीक। और मैंने उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स से प्रिंट कर दी, ये रही। ये देखो सब 1 हो गया, 100% हो गया, तो पूरा प्रिसीशन रिकॉल F1 स्कोर सब 1। अब ये प्रिसीशन रिकॉल मैंने बताया आपको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ाई है आपको पहले? यस प्लीज टेल मी, हैव आई एक्सप्लेन्ड यू कंफ्यूजन मैट्रिक्स? नहीं तो चलो ठीक है, देखते हैं। अब क्या है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो है क्लासिफिकेशन वाली, ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन वाली। और अभी ऐसा है आपके पास, अभी मैं मान के चलूं 2 क्लास है, 2 ही क्लासेस हैं क्लासिफाई करने के लिए, है ना, ऐसा मान के चलते हैं। तो भाई आपके पास लेट अस सपोज 0 है एंड 1 है, यू आर हैविंग 2 क्लासेस, ये एक्चुअल वैल्यू है। मैंने मॉडल को ट्रेन करा, वो हो गया, फिर मैं मॉडल से प्रिडिक्शन करवाऊंगा, और प्रिडिक्शन कराऊंगा तो मॉडल से बोलूंगा कि तू अब बता कि मैं डेटा दे रहा हूं, 0 आएगा कि 1 आएगा। तो मॉडल ने जहां पर 0 आना चाहिए था 0 दे दिया, और यदि जहां पर 0 आना चाहिए था लेकिन उसे कंफ्यूजन हुआ, वो समझ नहीं पाया, वो मशीन है यार, हम कंफ्यूज होते तो वो नहीं होगा क्या, तो उसने 1 भी दे दिया जो कि गलत था। फिर चलो, हमने कहा 1 आना चाहिए, एक्चुअल 1 है, तो उसने 1 दिया, लेकिन कुछ जगह पर वो समझ नहीं पाया, तो 0 भी दे दिया उसने, कंफ्यूज हो गया था। इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऐसे बनती है, ओके, ऐसे बनाते हैं अपन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये होते हैं एक्चुअल, ओके, विल से देम एक्चुअल।
और ये होते हैं प्रिडिक्टेड। ठीक है, दिस इज प्रिडिक्शन। अब आपके ऊपर है, जीरो को पॉजिटिव मान रहे हो तो वन को नेगेटिव मान लो। ठीक है, जीरो यदि पॉजिटिव है तो वन नेगेटिव है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, यदि एक्चुअल वैल्यू जीरो, मॉडल ने भी प्रिडिक्ट करा जीरो, तो आप लिखते हो ट्रू पॉजिटिव, टीपी, ट्रू। यानी एक्चुअल भी जीरो था, मॉडल ने प्रिडिक्शन भी जीरो दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि जीरो को तुमने पॉजिटिव माना, तो ट्रू पॉजिटिव। अब देखो, एक्चुअल वन है, मॉडल ने जीरो दे दिया। ठीक है, एक्चुअल इज वन बट द मॉडल गेव इट एज जीरो, तो ये हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव, यानी इसने गलती से पॉजिटिव वैल्यू दे दी, होना वन चाहिए थी, लेकिन इसने क्या रिजल्ट दे दिया, जीरो। तो जीरो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वो गलती से आया ना, तो हम उसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एफपी। फिर अब यहां देखो नीचे, एक्चुअल वैल्यू है जीरो, मॉडल ने दे दिया वन। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव। कॉल इट एज फॉल्स नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वन तो नेगेटिव है ना, और वो गलती से आया फॉल्स नेगेटिव। एंड देन एक्चुअल वैल्यू है वन, मॉडल ने भी दे दिया वन, दैट इज ट्रू नेगेटिव, ट्रू ट्रू नेगेटिव। नेगेटिव। ऐसे बनती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज हाउ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज प्रिपेयर्ड। यदि आपके पास ये तो टू क्लासेस के लिए, यदि थ्री क्लासेस हो उनके लिए भी बना सकते हो आप, नो वरीज, थ्री क्लासेस के लिए भी बना सकते हो। सो ऐसी बनेगी थ्री क्लासेस के लिए। अगेन मेक अ टेबल। ठीक है, मेक अ टेबल। ओके, और यदि मल्टी क्लासिफिकेशन हो, थ्री क्लासेस हो, तो लिख दो जीरो वन टू, जीरो वन टू। जीरो को बोल रहे हो पॉजिटिव, वन को बोल रहे हो नेगेटिव, और टू को बोल रहे हो न्यूट्रल, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, तो जीरो पर जीरो ट्रू पॉजिटिव, वन पर जीरो आ रहा है फॉल्स पॉजिटिव, यहां भी फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, यहां जीरो पर वन आ रहा है, यानी जीरो पर वन आ रहा है यानी फॉल्स, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, होना चाहिए था जीरो, आ रहा है वन, तो फॉल्स नेगेटिव। वन पर वन आ रहा है यानी ट्रू नेगेटिव, और ये वाला अगेन फॉल्स नेगेटिव। अदर इधर नीचे आ जाओ, जीरो पर टू आ रहा है यानी फॉल्स न्यूट्रल, वन पर टू आ रहा है यानी अगेन फॉल्स न्यूट्रल, और टू पर टू आ रहा है ट्रू न्यूट्रल। ये बन गई कंफ्यूजन मैट्रिक्स मल्टी क्लासिफिकेशन की। तो ये दो क्लासेस की भी बता दी और थ्री क्लासेस की भी बता दी कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनती है। वेरी लेस पीपल, ठीक है, जो बताते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनती है। ओके, यही बताइए, बनाई उसने कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यदि आप देखो तो ये रही कंफ्यूजन मैट्रिक्स। खैर वो तो कंफ्यूज हुआ नहीं, जब एक्यूरेसी 100% है ना, सीधी सी बात है, उसने जो सिटोसा है उस उसको भी सही पकड़ लिया,
वर्जिनी का उसको भी सही पकड़ लिया और वर्सी कलर उसको भी सही पकड़ लिया, उसको कोई कंफ्यूजन हुए नहीं है। ठीक है, ये देखो ये जो फॉल्स वाले थे वो तो 0 0 आ गए, फिर ट्रू ट्रू वाले हैं, डायगोनल पे सारे ट्रू हैं, आप देख लो डायगोनल पे सारे ट्रू हैं। ये देखो ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू न्यूट्रल, यानी तीनों जो ट्रू हैं वो उसने सही पकड़ लिए। ठीक है मेरे, क्योंकि ये डेटा ही छोटा था। ठीक है, डेटा छोटा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो इतना तो आराम से, वो भी डिसेंट्री है, ऐसी एल्गोरिदम है वो छोटे डेटा पे तो बहुत अच्छे से काम करती है। आपसे कहा भी गया था कि डिसीजन ट्री जो है उसको बड़े डेटा पे इस्तेमाल करना, छोटे डेटा पे करोगे तो ओवरफिटिंग कर सकती है। अब एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, सर एक्यूरेसी 100% आ रही है, ओवरफिटिंग है क्या? भाई जिस प्रकार से डेटा स्प्लिट हुआ है, ठीक है, जिस प्रकार से डेटा स्प्लिट हुआ है, भाई ओवरफिटिंग कहने के लिए मुझे ट्रेनिंग का एक्यूरेसी भी निकालना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, ट्रेनिंग की एक्यूरेसी भी दे, ये तो टेस्टिंग की, अब जो टेस्ट पे 100% आया तो ट्रेनिंग पे भी 100% ही आएगा, और क्या होगा। ये तो टेस्ट की एक्यूरेसी है ना, ये टेस्ट की एक्यूरेसी, ये 100% आ गई तो ट्रेनिंग की तो ऑब्वियसली 100% ही है, क्योंकि उसी से तो ट्रेन हुआ डेटा। यानी ओवरफिटेड नहीं है मॉडल। ओवरफिटेड तब होता है जब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता, तो ओवरफिटेड तो नहीं है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपने ये देखा, हम लिखते हैं ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ऐसा करके हम जो है मेंशन करते हैं, टीपी, एफपी, टीएन, एफएन। और जो प्रिसीशन रिकॉल, वो जो टर्म्स आई हैं, प्रिसीशन रिकॉल और F1 स्कोर, जो आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में नजर आ रही है, दैट्स व्हाट यू आर सीइंग हियर इन द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। यहाँ पे ये दिख रहा है ना, प्रिसीशन रिकॉल, F1 स्कोर, ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, इन्हीं का रेशो होता है, मतलब इन टर्म्स का रेशो होता है। सो प्रिसीशन होता है, प्रिसीशन होता है टीपी अपॉन टीपी प्लस ट्रू पॉजिटिव अपॉन टीपी प्लस एफपी, दिस इज प्रिसीशन। ये होता है, रिकॉल होता है टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, दैट इज रिकॉल, ये होता है प्रिसीशन, ये होता है रिकॉल। ओके, तो टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी प्रिसीशन, टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ एन। एक बार फॉर्मूला आप जो है उसको कंफर्म कर लीजिएगा, आई होप यही है, मतलब ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी, एक बार कंफर्म और कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही होता है ना, प्रिसीशन रिकॉल। और एफ वन स्कोर होता है टी प्रिसीशन एंड रिकॉल का हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, यानी कि यानी कि 1/प्रिसीशन प्लस 1/रिकॉल इज इक्वल टू 2/2 F1 स्कोर, ये होता है। ठीक है, तो प्रिसीशन रिकॉल पता होगा तो आप F1 स्कोर निकालोगे, दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द प्रिसीशन एंड द रिकॉल, इस तरीके से होता है। ठीक है, ऑलराइट, तो प्रिसीशन ये बता रहा है, ये बता रहा है कि कितनी एक्यूरेसी के साथ मैं कोई भी क्लास को डिटेक्ट कर पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिसीशन। ये बोल रहा है वो, मेरे पास अपने डेटा में थ्री क्लासेस थी, थ्री क्लासेस थी तो थ्री क्लासेस थी, तो भाई मेरे को यहां पर प्रिसीजन मिला, 100% का प्रिसीजन मिला, ये मुझे मिला 100% का प्रिसीजन। यानी कि मेरा जो मॉडल है वो तीनों क्लासेस को देखो प्रिसीजन, ये देखो 100, ये ऐसा नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल जाना पड़ेगा, 100, ये 111 मिला। यानी मेरा मॉडल जो है तीनों क्लासेस को एक्यूरेटली क्लासीफाई कर पा रहा है। वो सिटोसा का सिटोसा बता रहा है, वर्सी कलर को वर्सी कलर बता रहा है, और वर्जिनिका को वर्जिनिका बता रहा है। ठीक है, तो करेक्टली क्लासीफाई कर पा रहा है वो। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस टू बी एज प्रिसीशन। ठीक है, कि कोई भी मॉडल डेटा में किसी पर्टिकुलर क्लास को कितनी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर पा रहा है, डिटेक्ट कर पा रहा है, दैट इज व्हाट द प्रिसीशन इज। ठीक है, ऑल राइट। और रिकॉल यानी कितने ट्रू पॉजिटिव्स हैं, मतलब कितनी ट्रू वैल्यूज हैं ओवरऑल, वो रिकॉल होता है। F1 स्कोर दोनों का हार्मोनिक मीन होता है, ये मैंने आपको बता दिया।
जो सपोर्ट लिखा है, सपोर्ट डायगोनल वैल्यूज होती हैं। 19 13 13 दिख भी रही हैं आपको, ये डायगोनल 19 13 13, यानी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ ईच क्लास। ठीक है, तो ये सिटोसा वर्जिनिका वर्सिकलर के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, दैट इज योर द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, यानी कितने डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं इन क्लासेस के टेस्ट डेटा में। दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, ऑलराइट, तो ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ये एक्यूरेसी है। ठीक है, दैट मीन्स मेरे मॉडल ने कितने 0 और 1 थे, उनमें से कितने 0 और 1 को सही क्लासीफाई करा। ठीक है, तो क्योंकि उसने सबको सही क्लासीफाई कर दिया, सो ऑब्वियसली द एक्यूरेसी इज 100%। ये आ गया, आपको 1 दिखा रहा है वो, सो एक्यूरेसी इज 100%। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आपका, अच्छा, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर 1 1 1 आ रहा है, तो मैं मैक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज भी समझाना चाहता हूँ, लेकिन इस एग्जाम्पल पे नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो सभी 100% आ रहा है। ठीक है, हम एग्जाम्पल चेंज करेंगे, वहां पर बताएंगे कि मैक्रो एवरेज और वेटेड एवरेज भी क्या होता है। ओके, और यदि मैं रैंडम स्टेट ना दूं, हटाई दो उसको, तो फिर शायद मैं अभी यहाँ पर कुछ कह पाऊँ एवरेज के बारे में। ये देखो, यहाँ 0.95 0.96 0.95, ठीक है, ये मैक्रो एवरेज आ रहा है। तो ये मैक्रो एवरेज आया कैसे, 0.95 कहाँ से आया? तो भाई आप एक काम करो, 1 + 1 + 0.86 जरा करो, कितना आ रहा है? 1 + 1 + 0.86, एवरेज निकालना है इनका, है ना? इन तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 करना। ठीक है, तो 1 + 1 is 2, 2 + 0.86 2.86 डिवाइडेड बाय 3, 0.95, 0.95। देखो, 0.95। हाँ 0.95। सो मैक्रो एवरेज जो होता है ना, वो इनका एवरेज होता है। इन तीनों का एवरेज 0.95, इन तीनों का एवरेज 0.96, इन तीनों का एवरेज 0.95। ठीक है, सो मैक्रो एवरेज इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। एंड वेटेड एवरेज क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज के लिए क्या इससे करना बताते हैं। है? दस वेटेड एवरेज में हम क्या कह पाएंगे, व्हाट इट शुड बी? यस, आप कुछ सोच पा रहे हैं वेटेड एवरेज के बारे में? सो ओके, तो ऐसा है, 15 + 18 and okay, that is 33, fine, and 12 into 0.86, that is 10.32, so plus 33, that is 43.32 divided by, okay, 43.32 divided by 15 + 18 + 12, दैट इज कितना होगा? 30 45 45 0.96। ठीक है, तो 0.96, देखो वेटेड एवरेज कैसा आ रहा है ना, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, मैं बता रहा हूं आपको। वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15 × 1, है ना, जो भी यहां पर वैल्यू है ना, उसको सपोर्ट से मल्टीप्लाई करना। सो 15 × 1 प्लस 18 × 1 प्लस 12 × 0.86, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 + 18 + 12, ये होता है वेटेड एवरेज। तो आप ये करोगे ना, तो 0.96 आएगा। ये भी कोई नहीं बताता व्हाट इज वेटेड एवरेज, व्हाट इज मैक्रो एवरेज, आप कुछ बचा ही नहीं। और आपको रिकॉल का निकालना है, तो ये 15 × 1 प्लस 18 × 0.89 प्लस 12 × 1 डिवाइडेड बाय 15 + 18 + 12, ये आ जाएगा 0.96। ठीक है, लगभग 0.96 के आसपास ही आएगा। एंड देन अगेन हियर इधर भी 1.9492 करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस थिंग ओनली। ये वेटेड एवरेज है। ठीक है, ऑलराइट, तो ऐसे आपने यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन कोड बहुत छोटा था, ठीक है, लेकिन
इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ। एक तो रैंडम स्टेट को लेकर डिस्कशन हुआ, और रैंडम स्टेट के डिस्कशन के बाद हमने यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसको भी जो है समझ लिया कि क्या बता रही है। एक्यूरेसी यहाँ पर 95 आ रही है, वो देखिए आपको पता बदल जाएगी, मैं फिर से रन करूँगा तो ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये रही, ये पूरी रिपोर्ट है कि भाई मेरे मॉडल ने परफॉर्मेंस कैसा दिया, और ये उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से कहाँ कहाँ उसको गड़बड़ फेस करने को मिली। तो यहाँ पर गड़बड़ फेस करने को मिली उसने, ठीक है, 2 गलती कर दी इसने, और वो 2 गलती इधर ज़्यादा होने के कारण इधर इधर जुड़ गई, क्योंकि इधर घट गई, इधर घट गई तो उधर जुड़ गई, ठीक है। ये है डिसीजन ट्री में क्लासिफिकेशन। और रिग्रेशन करना हो तो यू कैन टेक डिसेंट्री रिग्रेसर, ठीक है। रिग्रेशन करना हो तो डिसेंट्री रिग्रेसर लेना है, डेटा बदल जाएगा। अब टारगेट टारगेट क्लासिफिकेशन वाला नहीं होगा, टारगेट होगा रिग्रेशन वाला। तो यहाँ कैलिफोर्निया हाउसिंग का डेटा है वो कंसिडर करा है, ओके। एंड बस यहाँ R2 स्कोर निकलता है ना, और MSC निकलता है, मीन स्क्वायर एरर एंड द R2 स्कोर, ये निकलता है। यहाँ कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड एक्यूरेसी नहीं निकलती। यहाँ MSC निकलता, मीन स्क्वायर एरर, यानी प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच की दूरी कितनी है, दैट इज MSC। और R2 स्कोर का मतलब होता है कि कितने प्रिडिक्टेड पॉइंट्स एक्चुअल पर फिट बैठ रहे हैं, दैट इज द R2 स्कोर, ठीक है। ये दोनों इवैल्यूएशन क्राइटेरिया रिग्रेशन, ऑलराइट, ठीक है, फाइन। तो ये आपका क्लासिफिकेशन का कोड है, ये आपका रिग्रेशन का कोड है, ऑलराइट। तो आई होप दिस मेक्स अ सेंस, ऑलराइट। सो इट्स गुड दैट यू गाइज आर लिसनिंग टू मी वेरी मीन्स काफ़ी सिंसियरिटी के साथ आप सुन रहे थे, और काफ़ी नई चीज़ जो है आपको देखने सुनने को मिली। यहाँ पर डिस्कशन जो है इम्पोर्टेंट अपना हुआ डिसेंट्री को लेकर, ओके। सर डिसीजन ट्री को